तो केजरीवाल 15 में कह रहे थे 15 से 20 आई, 20 से 25 आई, 25 से 30 आ जाएगी। सर देखो, मेरा नाम राजीव बब्बर है, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, मैं केजरीवाल नहीं हूँ। आईपैक के सर्वे में 24 सीटें आ रही हैं। आप आईपैक का सर्वे तो आम आदमी पार्टी का सर्वे है ना, आप जनता के सर्वे में जाइए। ये दिल्ली महाराष्ट्र 2 होने वाला है, मेरी बात को नोट कर लीजिए आज की डेट लेके। 28 सेट है क्या सर? नहीं, ईवीएम अगर सेट होती, अब इनसे पूछो अपोजिशन वालों से, फिर तुम झारखंड क्यों जीत गए? सर कोई कह रहा था वही वाली मशीनें आ रही है जो हरियाणा में लगाई थी, वही आ रही है जो महाराष्ट्र में लगाई थी, वही मशीनें दिल्ली में आई हैं। सेम चुनाव तो झारखंड में हुआ, हम नहीं जीते। दीनदयाल उपाध्याय के हॉस्पिटल में, दीपचंद बंधु हॉस्पिटल में, दिल्ली सरकार के जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर अगर टेस्टिंग मशीन सारी चलती हों, मैं आज ही कहता हूं कि हम चुनाव से विड्रॉ कर जाएंगे, चलिए। लेकिन मेरे को क्योंकि पता है सरकार बन रही है और दिल्ली में 70% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर सट्टा बाजार तो कह रहा है 30 से 32 सीटें। आप छोड़ दीजिए सट्टा बाजार को, मैं कह रहा हूँ सट्टा बाजार को अगर सट्टा बाजार को आप मान रहे हैं और चुनाव से 7 दिन पहले वो 32 पे उन्होंने पहुंचा दिया, और अब केजरीवाल को गिरना है, हमें उठना है। आप जो वादे करते हैं वो पूरे नहीं होते हैं। आपने पंजाब में कहा 1000 रुपये दूंगा बहनों को, दे दिया क्या? नहीं दिए। और आप पंजाब की किसी भी बहन को उठा के फोन कर लीजिए, आपकी चॉइस की। मैंने फोन किया था, मैंने अपने रिश्तेदारों को फोन किया, मैं क्या भैन जी मिले? कहती कोई नहीं मिले। मैं कहा ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਈ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। तो सर राजीव जी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट विद अमित में। राजीव जी, सवाल ये है आपके साथ, आप 2013 से चुनावों में एक्टिव हैं। मैं आपके साथ बहुत रहा भी हूँ क्योंकि मैं वैसे दिल्ली खुद निवासी हूँ। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप फ़ोन नहीं उठाते लोगों का। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है कि आप जब सोशल फील्ड में हो तो पहली बात तो मैं बताता हूँ, मैं 1993 से एक्टिव हूँ, ठीक है। मेरे फ़ोन बुक में कोई 23,500 नंबर है मेरे फ़ोन बुक में। और आज के युग में मैं अब आपके साथ बैठा हूँ, मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, मैं कैसे फ़ोन उठाऊँ? तो देयर इज़ अ सिस्टम ऑफ कॉलिंग बैक, और मैं ये कह सकता हूँ कि मोर देन 98% लोगों का मैं कॉल बैक। नहीं, ये तो मैं मानता हूँ क्योंकि रात को 12 बजे भी आपने रिवर्ट किया है, ये बात को भी मानता हूँ, आपने मुझे भी रिवर्ट किए हैं। तो उसका तरीका ही यही है। हम आज किसी तरीके से जो भी आदमी सामाजिक फील्ड में एक्टिव होगा, अगर हम अपेक्षा करते हैं, मान लो कोई मेंबर पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट चल रही है, वो कैसे फ़ोन उठाएगा? तो ये भी समझने की ज़रूरत है कि आप रिस्पॉन्ड करते हो कि नहीं करते हो। तो मेरा काम है कि कोई समस्या, आप एक आदमी बता दीजिए कि जो ये कह दीजिए कि मैं समस्या लेके गया था, राजीव भाई ने सुनी नहीं, राजीव भाई ने प्रयास नहीं किया, एक बताओ। और ख़ास तौर से गरीबों से पूछो, जिनको लोग अपने घर के अंदर घुसने नहीं देते, वो मेरे ड्राइंग रूम में बैठते हैं। तो मेरी जीत तो वही है और मैं इसीलिए पहचाना जाता हूँ। राजीव, जीत से बात याद आई, चुनाव चल रहे हैं, आप कैंपेन इंचार्ज हैं, तो सर राजीव जी इस बार बीजेपी का माहौल क्या है? देखिए, हम सरकार बना रहे हैं और 100% सरकार बना रहे हैं, 99.9 नहीं। आज 7 दिन चुनाव में रहते हैं और मैं आपको ये बात बहुत दावे से कह रहा हूँ। ऐसा मतलब ये दावा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आप बीजेपी, एक टाइम था 13 में लोगों को पता नहीं हवा किसकी तरफ जा रही है, 15 में तो सुनामी थी आम आदमी पार्टी की, लगभग वही हाल 20 में भी था। आप एज ए कैंपेन इंचार्ज में ये तो मान सकता हूँ कि इस बार वो हवा नहीं है, मगर आप कह रहे सरकार बना रहे हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात नहीं हो रही? आप मुझे बताओ, सुनामी दिख रही है आपको उनकी? नहीं, सुनामी तो नहीं दिख, ईमानदारी से नहीं दिख रही ना। देखिए, उनके पास क्या है, उनके पास फ्री बस। ना 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 ना, उनकी पार्टी में एक ही ब्रांड है, उसका नाम है केजरीवाल। आप ये समझ लीजिए, केजरीवाल एज अ ब्रांड टूट गया है। आज लोगों को केजरीवाल पे विश्वास नहीं है, और उसका कारण राजीव बब्बर या भारतीय जनता पार्टी नहीं है, उसका कारण उसके कर्म है। जो आप जनता को नॉन सीरियस तरीके से आपने जो डील किया है 11 साल, उसका कंक्लूजन इस बार जनता आपको देने वाली है। नॉन सीरियस इसलिए, जब आप कुछ बोलते हैं, आपने सोचा ही नहीं कि ये जनता मुझे
बाद में पूछेगी आपने सोचा ये इनको तो मैंने हिप्नोटाइज कर दिया है, क्योंकि मैंने इनको ये फ्री दे दिया, ये फ्री दे दिया, अब तो ये हिप्नोटाइज हो चुके हैं, इनको मैं कुछ भी बोल दूंगा मेरी गाड़ी चल जाएगी। आप उस ओवर कॉन्फिडेंस में आपने कोई ना तो वादा पूरा करने का प्रयास किया और न ही कोई वादा पूरा हुआ। अब जनता जो है, जब चुनाव आता है, चुनाव से पहले जनता आराम से देखती रहती है। चुनाव आता है तो वोट देने का टाइम आता है, वोट देने का आता है तो जनता, भारत की जनता से ज़्यादा इंटेलिजेंट, चाहे वो रिक्शा ही क्यों ना चलाता हो, पर पॉलिटिकल एक्टिविज्म में वो भी इतना समझदार है कि मुझे किसको वोट देना और क्यों देना। राजीव जी, फिर पॉलिटिकल एक्टिविज्म से बात याद आई, इस बार चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? देखिए ऐसा है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में ना, मैं बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का आदमी हूँ और मैं विद्यार्थी परिषद के टाइम से कॉलेज से एक्टिवेटेड हूँ, तो तब से लेके अब तक मैं ऑर्गेनाइजेशन के विभिन्न पदों पर रहा, मैं काम करते रहता हूँ। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आज जब आप ऑर्गेनाइजेशन रन करते हो, आज हम एक स्टूडियो में बैठे हैं, तो शूटिंग तो आपकी और मेरी हो रही है, पर इस स्टूडियो को चलाने के लिए 20 लोग और भी काम कर रहे हैं, तभी ये स्टूडियो चल रहा है। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी में हर एक तरीके के काम है, ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ा काम है। जैसे आज पूरी दिल्ली के अंदर जो कैंपेन हो रही है उसका इंचार्ज मैं हूँ। अब उस कैंपेन के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन होना चाहिए, कौन सी बात जनता पे जानी चाहिए, उसमें हज़ारों सैकड़ों लोगों से फीडबैक लेना, फिर उसको फीडबैक फिल्टर करने को देना, फिल्टर करने, फिर उस पर काम करना और फिर उसको एग्जीक्यूट करना, तो ये सब एक बड़ा काम है। तो हमारी पार्टी में बहुत सारे काम है। आप ये कह सकते हो कि इस बार चुनाव लड़ने वाला काम ना करते हुए लड़वाने वाला काम कर रहा हूँ। वेस्ट दिल्ली में चुनाव लड़वा रहे हो? नहीं, मैं पूरी दिल्ली में ही चुनाव लड़ा रहा हूँ। हम जीत रहे हैं भाई साहब। हमारे पास वेस्ट दिल्ली में 10 लोकसभा है, तो मेरा मानना है कि हम 7-8 से भी ज़्यादा टच कर सकते हैं इस बार। मतलब 8 जीत रहे हो, 2 कौन सी हार रहे हो? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन सी हार रहे हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि देखिए, मेरा स्वभाव नहीं है कि जी 10 में से 10 जीत रहे हैं, लेकिन मेरे को क्योंकि पता है सरकार बन रही है और दिल्ली में 70% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, सट्टा बाजार तो कह रहा है 30 से 32 सीटें। आप छोड़ दीजिए सट्टा बाजार को, मैं कह रहा हूँ सट्टा बाजार को अगर सट्टा बाजार को आप मान रहे हैं और चुनाव से 7 दिन पहले वो 32 पे उन्होंने पहुँचा दिया और अब केजरीवाल को गिरना है, हमें उठना है। ऐसा हुआ क्या सर? फ्री बिजली, फ्री पानी, फिर भी ये कहानी? भाई देखिए, आप मेरी बात समझो, जो आपने जनता को दिया, जनता ने आपसे ले लिया, ठीक है। वो जो आपके वादे हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने भी किए हैं। आप जो वादे करते हैं वो पूरे नहीं होते। आपने पंजाब में कहा 1000 रुपये दूंगा बहनों को, दे दिए क्या? नहीं दिए। और आप पंजाब की किसी भी बहन को उठा के फ़ोन कर लीजिए, आपकी चॉइस की। मैंने फ़ोन किया था, मैंने अपने रिश्तेदारों को फ़ोन किया, मैं क्या भैन जी मिले? कहती कोई नहीं मिले। मैं कहा ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ MLA ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। MLA ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੋ, ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਸਕਾਈ। ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ फ़ोन ਕਰੋ पंजाब ਵਿੱਚ, ਪੁੱਛੋ मिलिया 1000 रुपये? नहीं मिलिया। तो जब आप वादा करके निभाते नहीं हो, लोगों को समझ में आता है। हमने 5 स्टेट में कहा कि हम महिला सम्मान देंगे, मिल रहा है ना, महाराष्ट्र में मिल रहा है, उड़ीसा में मिल रहा है, सबके सामने मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, सबके सामने मिल रहा है। तो जो हमने वादा किया है उड़ीसा में मिल रहा है, जो हमने वादा किया है वो हम पूरा करते हैं। मोदी की गारंटी का मतलब होता है गारंटी पूरा करने की गारंटी, वो किसी के पास नहीं है। और अभी जो आप वादा करके आपने परफॉर्म ही नहीं किया। दिल्ली के अंदर आपने सीवरेज ठीक नहीं किया, दिल्ली में आपने पानी ठीक नहीं किया, दिल्ली में आपने यमुना ठीक नहीं किया, दिल्ली के पोल्यूशन के लिए आपने काम नहीं किया, दिल्ली में लास्ट माइल कनेक्टिविटी में आपने काम नहीं। बीजेपी ने षड्यंत्र करके मुझे ऐसे बड़े केस में फंसा दिया, ऐसे झूठे केस में फंसा दिया, 2.5 साल मेरे खराब कर दिए, मेरी पूरी टीम को जेल में डाल दिया, इसकी वजह से काम नहीं कर पाए। LG काम नहीं करने देता। सर देखो, एक चीज़ समझो, दिल्ली के अंदर संस्कृति को, राजनीतिक संस्कृति को इस आदमी ने खराब कर दिया और राजनीतिक संस्कृति की हत्या कर दी और दिल्ली का कल्चर समाप्त कर दिया इसने। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, ऊपर कांग्रेस की सरकार थी, नीचे बीजेपी की सरकार थी, ठीक है। नीचे जो है कांग्रेस की सरकार थी, ऊपर बीजेपी की सरकार थी। हमने ये पिछले 20, 25, 15 साल में हमने ये देखा था, ठीक। लेकिन सबको
संघर्ष भी करना था अपनी आइडियोलॉजी के लिए, लेकिन सबको अपनी मर्यादाएं भी पता थी। मुख्यमंत्री को पता था मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ। प्रधानमंत्री को पता था मैं प्रधानमंत्री हूँ, मुख्यमंत्री नहीं हूँ। एक बड़ी क्लैरिटी थी। इस आदमी ने उस पूरी की पूरी क्लैरिटी का सत्यानाश कर दिया। आप रोज अड़ अड़ के, ये हमारा संविधान क्या कहता है, हम क्या है, हमें क्या बोलते हैं अब संविधान में, हम गणतंत्र हैं, हम गणतंत्र हैं, ठीक है। हाँ जी। जब संविधान बना उसमें राज्य सूची और देश की सूची अलग अलग क्यों बनी, एक ही क्यों नहीं बन गई? भाई राज्य घर चलता है, पत्नी की एक मर्यादा है, पति की एक मर्यादा है, बच्चों की एक मर्यादा है। अब बच्चा कहेगा मैं बाप का काम करूंगा, पत्नी कहेगी मैं बच्चों का काम करूंगा, मैं बच्चों जैसी बिहेव करूंगा, और पति अगर कुछ और कहेगा तो घर का क्या होगा? इस आदमी ने वो सत्यानाश किया है जिसको रिकवर करने में 10 साल लग जाएंगे। इतना कल्चरली इसने पार्टी को, दिल्ली को बर्बाद किया है। अब समझो ना भाई साहब, ये कोई तरीका नहीं है ना कि आप मुख्यमंत्री हो, आप एलजी के घर जाके सो जाओगे। आप मुख्यमंत्री हो, आप इंडिया गेट की परेड को रोक दोगे। तो फिर आपके परवेश वर्मा भी सो गए थे केजरीवाल के ऑफिस में जाके? नहीं भाई साहब, परवेश वर्मा कभी केजरीवाल के ऑफिस के अंदर नहीं गया ना, गलत बात। सर वो मेरे पास फोटोग्राफ नहीं नहीं नहीं, आप चेक कर लो भाई जब साहब। वो केजरीवाल जी वहां थे, मनजिंदर सिंह सिरसा, ना ना परवेश ना वर्मा, भाई साहब, उनके घर के बाहर ना, ये उनके घर पे, और ये अपनी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन के नाम पर समय लेके घुसे। देखिए आप दोनों को एक नहीं कर सकते। वो विरोध प्रदर्शन करने गए थे, ये वहाँ समय लेके गया, जी मुझे मिलना है, तो कोई भी एलजी मुख्यमंत्री और उसके मंत्री को अंदर तो घुसाएगा ही, मना थोड़ा ना कर सकता है। ये अंदर कैसे घुस सकता है? और अंदर जाके ड्राइंग रूम में सो गए। यार ये क्या है? आप जो है वो स्वाति मालीवाल को अपने घर पे पिटवाते हो, ये क्या है? आप चीफ सेक्रेटरी को अपने घर पे पिटवा देते हो, ये क्या है? तो ये इस तरीके के जो संवैधानिक पद पे होने के बाद जो दिल्ली का नुकसान इस आदमी ने किया है, उसको अब दिल्ली की जनता समझ रही है। सर दिल्ली का नुकसान आप कह रहे हो, मगर केजरीवाल जी के पास दो ही चीजें हैं दिखाने के लिए, एक उनकी गारंटी, एक पानी और एक बिजली। देखो गारंटी हमने उनसे सारी छीन ली भाई साहब, अब उनके पास कोई गारंटी हम दे रहे हैं। पहली बात, कौन जो सी गारंटी सर? मैं आपको बताता हूँ, सुनिए देखिए, जो हमने दिल्ली के अंदर जो स्कीम्स चल रही है, जो मुफ्त बिजली चल रही है, जो मुफ्त बस चल रही है महिलाओं के लिए, जो पानी की स्कीम है, ये जो भी स्कीम चल रही हैं वो चलती रहेंगी। हमने कहा चलती रहेंगी, हम कोई छीनने वाले नहीं है। सबको रॉन्ग गलत फ़ोन करवा रहे हैं कि वो छिन जाएगी, बिल्कुल नहीं। बीजेपी ने कहा नहीं छिनेगी। पिछली बार बीजेपी ने कहा था हमने इस पर कुछ नहीं बोलना, लेकिन अब बीजेपी कह रही है नहीं छिनेगी। ठीक है, तो बड़ा क्लियर हो गया कि स्कीम चलती रहेगी। उसके बाद हमने क्या कहा है, हम 2500 रुपये दे रहे हैं महिला को। ये तो सर हो गया कि वो 2100 लेकर आए, हम 2500 ले आए, कोई 3100 ले आए, कोई 4100। फंड्स कहाँ से आएंगे सर? बात तो वही आप पूछ रहे थे, 2100 के लिए फंड्स कहाँ से आएंगे? आप 2500 ले आए, फंड्स कहाँ से लाओगे? ये सर आप समझो सर, ये जब आपने कुछ कह के देना होता है और जब आपने सिर्फ कहना होता है, दोनों में फ़र्क होता है। केजरीवाल कह रहा है मैं 2100 रुपये दूंगा, ठीक है, वो क्लैरिटी नहीं कर रहा किस कैटेगरी को देगा। हम कह रहे हैं कि हम गरीब महिला को 2500 रुपये देंगे। वो रजिस्टर्ड है, उनका डाटा हमने नहीं, सेंसेक्स ने बनाया है, हम उनको 2500 रुपये दे रहे हैं। हम अपनी एडवर्टाइजमेंट में, आज भी हमारी अखबार में एडवर्टाइजमेंट है फुल पेज, आप उसमें देखिए, हम ये लिख सकते हैं हर महिला को 2500 रुपये ना, हमने लिखा है गरीब महिला को 2500 रुपये, क्योंकि हमको पूरी करनी है, उसको पूरी नहीं करनी। ये बात आपने पकड़ने वाली करी। हाँ, बहुत आसान है ना भाई साहब। जब पूरी नहीं करनी तो मैं तो कह रहा हूँ, मैं अमित को भी दूंगा, मैं इसको भी दूंगा, मैं उसको भी दूंगा, मैं स्टूडियो में बैठे हूँ सभी लोगों को दिक्कत है सर? नहीं नहीं, मतलब पुरुषों को दिक्कत है, पुरुषों को भी दे दो 2500 रुपये। ऐसा नहीं, देखिए पुरुषों के लिए भी स्कीम है। देखिए अब आयुष्मान भारत, आप समझिए यार, 36 करोड़ लोगों ने देश में आयुष्मान भारत में रजिस्टर किया। 7.5 करोड़ लोगों ने, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, 7.5 से लेके कोई 8.25 करोड़ के बीच का डाटा होगा। 36 करोड़ लोग आयुष्मान में देश में रजिस्टर हो गए, ठीक है। उनमें से 7.5 करोड़ से लेके 8 करोड़ के बीच में लोगों ने अपने इलाज करके पैसे भी ले लिए सरकार से, और केंद्र सरकार कह रही है कि मैंने ये पूरे देश में शुरू करी है। ये ऐसा बदतमीज आदमी है, नहीं मैं दिल्ली में नहीं करूँगा। भाई क्यों नहीं करेगा यार?
वो कहते हैं आप मेरा सुनिए, हॉस्पिटल बहुत बढ़िया है। अरे काहे का छोड़िए ना साहब, हॉस्पिटल बहुत बढ़िया रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है, हमने उस पर अभी मैं बहस ही नहीं कर रहा। वो तो जिस दिन आप, ये तो अब आप स्टूडियो में बैठे हो, आप यहाँ से दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल कितना है, 1.5 किलोमीटर है, अभी वापस चलते हो आप और मैं चलेंगे, आप खुद ही शूट करके बता देना कि कितना हॉस्पिटल दिल्ली के अच्छे हैं, छोड़ दो उस बात को। दीनदयाल उपाध्याय के हॉस्पिटल में, दीपचंद बंधु हॉस्पिटल में, दिल्ली सरकार के जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर अगर टेस्टिंग मशीन सारी चलती हों, मैं आज ही कहता हूं कि हम चुनाव से विड्रॉ कर जाएंगे। चलिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज दे रहे हैं बहुत बड़ा मेरे चैलेंज podcast आपको में। कह रहा हूं, आप जाओ अपने कैमरा लेके, अगर सारी मशीन्स चलती हों, मैं आज ही रिजाइन दूंगा भारतीय जनता पार्टी से। चलो, मैं छोटी बात नहीं बोल रहा हूं, मुझे पता है दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में जो एडमिट होगा वो सारे टेस्ट बाहर कराएगा, उसको उसकी बाहर वाले डॉक्टरों से सेटिंग है वहाँ पे वो सब टेस्ट होंगे। आप दीपचंद बंधु हॉस्पिटल चले जाओ, आप मोती नगर वाले हॉस्पिटल चलो, इनका जो हॉस्पिटल है आप उस पर चले जाओ, आपको मशीन तो ठीक मिलेगी नहीं। बहुत अगर आपकी किस्मत होगी अच्छी, इमरजेंसी में एक ईसीजी चलता होगा, वो आपको मिल जाए तो मिल जाए, और एक्सरे मशीन अगर आपको मिलती होगी तो मिल जाएगी। इसके ऊपर की जितनी मशीनें हैं सब निपटी हुई हैं। ऐसे थोड़ा ना प्राइवेट लैब ग्रो किए जा रही हैं, ग्रो किए जा रही हैं, ग्रो किए जा रहे हैं। अगर तेरा हेल्थ सिस्टम इतना बढ़िया है भाई, तो बाकी सब लोग ऐसे कैसे ग्रोथ पे लेके जा रहे हैं बिजनेस को। तो मैं जहाँ पर आपसे बात कर रहा था, हमने क्या किया, अब देखो, जो आदमी दिल्ली के बॉर्डर पे रहता है, ठीक, उत्तर प्रदेश रहता है, बीमार हो गया, वो आता है शादरा में मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट होता है, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होता है, इलाज कराता है और सरकार पैसे देती है। यार इतना बढ़िया, और उस आयुष्मान कार्ड के लिए भाई साहब आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, ऑनलाइन रजिस्टर होता है, ये नहीं है कि आपको धक्के खाके कार्ड। फिर दिल्ली के अंदर हमने ऑलरेडी लिस्ट निकाल रखी है, 50 लाख बेनिफिशियरी हैं आयुष्मान के, 50 लाख, ठीक है साहब, अच्छा नंबर है, अच्छा नंबर है। अब वो 50 लाख लोगों को तुरंत, और हमने कहा है अब दिल्ली के लिए 5 लाख प्रदेश की सरकार पहले उसमें कैबिनेट में पास करेगी, और 5 लाख ऊपर की केंद्र की सरकार दे रही है। दिल्ली वाले को 10 लाख का इलाज मुफ्त मिलेगा, और लिख के दे रहे हैं, पर किन को मिलेगा, जो लिस्ट में 50 लाख लोग हैं। हम कह सकते थे सबको फ्री मिलेगा, नहीं मिलेगा, हम बहुत स्पष्ट हैं, हमको देना है, उसको घोषणा करनी है तो दिमाग लगाना पड़ेगा। सर बीजेपी इसके साथ साथ एक मिनट, चलती है। आपने कहा कि पुरुषों की बात करी, आपने कहा पुरुषों के लिए क्या है, 70 साल से ऊपर आप किसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास जाइए, वो आपका प्रीमियम नहीं लेती, क्योंकि वो उसको रिस्क होता है। 70 साल आपकी आयु हो चुकी है, हर घर में 70 साल का बुजुर्ग है, वो 70 साल का बुजुर्ग किसी इनकम ग्रुप में हो, भारतीय जनता पार्टी ने स्पेसिफाइड किया है, 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग, चाहे वो भाई साहब साइकिल पर चलता हो, चाहे वो BMW पे चलता हो, 70 साल से ऊपर हर बुजुर्ग माता और पुरुष को उसके इलाज वो कहीं कराए प्राइवेट हॉस्पिटल में, 10 लाख का इलाज सरकार मुफ्त देगी। और हमको क्या है, हम तो हर जगह की गारंटी आपको दे रहे हैं साथ में। आप डैशबोर्ड खोलिए केंद्र सरकार का, और उस डैशबोर्ड को जैसे ही खोलेंगे, वो डैशबोर्ड आपको बताएगा कि आयुष्मान के टोटल बेनिफिशियरी कितने हैं, और वो डैशबोर्ड बताएगा कितने लोगों ने अब तक पैसे ले लिए हैं, लिस्ट के साथ हैं। ऐसा तो नहीं है कि अमित के पैसे राजीव को मिल गए हैं, ऐसा भ्रष्टाचार तो है नहीं, क्योंकि हर चीज़ क्लैरिटी पे है। हमको जो करना है दिल्ली के लिए, देखिए दिल्ली में हमको जो गरीब है, जो साधारण है, जो झुग्गी में है, जैसे हमने देश में 25 करोड़ गरीबी से नीचे रहने वाले लोगों को पिछले 2014 के बाद मोदी जी उसको गरीबी रेखा से बाहर निकाल के लाए, ठीक है। तो दिल्ली को आपको विकसित भी बनाना है। हमने क्यों नारा दिया विकसित दिल्ली का, आप सोचो हमारा नारा क्या है। सर आपकी विकसित दिल्ली से ना दिल्ली के झुग्गी वाले डरते हैं, और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली, क्योंकि मेरी कैमरा टीम, मेरी एंकर वहाँ बैठी है, रोड पे जाए गए हैं हम लोग, बहुत बाइटें करी हैं। वो कहते हैं यार बीजेपी आएगी ना हमारी झुग्गियाँ तोड़ देगी, बुलडोजर चला देगी, हमारी एंक्रोचमेंट तोड़ देगी, हमारे जो छज्जे बाहर निकले हैं वो तोड़ देगी, बीजेपी आएगी तो तोड़ फोड़ कर देगी। चलिए कौन सी झुग्गी तोड़ दी हमने, बताओ। डर दिल्ली तो के नहीं है ग्राउंड पे। अरे भाई छोड़ दो ना यार, दिल्ली में केंद्र सरकार है, ठीक है, डीडीए की लैंड है, डीडीए की लैंड में दिल्ली सरकार का कुछ नहीं ना, 10 साल से हमारी है ना, कौन सी झुग्गी टूटी, कोई नहीं टूटी, बल्कि हमने दी। कालका जी में हमने क्या दिया, फ्लैट दिए। अभी हमने जेलर वाला बाग अशोक विहार में क्या दिए, फ्लैट दिए। किनको दिए, आपको दिए, मुझे दिए, झुग्गी वालों को दिए। आज वो अपनी ज़िंदगी जो है
इज्जत से जी रहे हैं। इस आदमी ने 10 साल में जो फॉर्म भरवाए थे, एक झुग्गी वाले को अगर इसने फ्लैट दिए हुए, मतलब अलीपुर में जो दिल्ली सरकार के फ्लैट बने हैं वो जर्जर हालत में हो गए, अलॉटमेंट का टाइम नहीं है इस भाई के पास। और किसने रोक दिया इसको काम करने से? तो देखिए कुछ नहीं है, अगले के पास एक भ्रम था, उसने कहा कि दिल्ली के लोग हैं, उसने सच बता रहा हूँ आपको मैं। सर आप लोगों को गारंटी देते हैं कि घर नहीं टूटेंगे? 100% ही टूटेंगे, उनको नए घर मिलेंगे भाई, हमारा रिकॉर्ड है भाई। जिस आदमी ने देश के अंदर करोड़ों घर दे दिए, ऑन रिकॉर्ड दे दिए, बेनिफिशियरी हाथ उठा उठा के चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मुझे मिला है, मुझे मिला है, मुझे मिला है, और क्या गारंटी चाहिए? आपके जो रिश्तेदार यूपी रहते हैं फ़ोन करा दीजिए, आपके रिश्तेदार जो मध्य प्रदेश रहते हैं फ़ोन करा दीजिए, आपके रिश्तेदार जो राजस्थान रहते हैं फ़ोन करा दीजिए, आपके रिश्तेदार जो हरियाणा रहते हैं फ़ोन करा दीजिए, आपके रिश्तेदार जो पंजाब रहते हैं केंद्र सरकार की स्कीम में फ़ोन करा दीजिए। आपको हर जगह बेनिफिशरी मिलेगा और बेनिफिशरी कहेगा मुझे घर मिले। तो भाई हमने आज दिल्ली में हमने 2 जगह डीडीए का था, हमने दोनों जगह दे दिए घर। तुम भी थे यहाँ पर 10 साल, हम भी थे 10 साल, हमने दे दिए, तुम अभी बातें कर रहे हो, और इससे ज़्यादा क्या प्रूफ चाहिए? तो लास्ट इल्जाम पे आता हूँ, केजरीवाल जी का लास्ट इल्जाम आप लोगों पे बड़ा भयंकर लगता है, अमित शाह जी की पुलिस दिल्ली में काम नहीं कर रही, दिल्ली में क्राइम बढ़ता जा रहा है। आप क्राइम का डाटा उठा लीजिए, देखिए क्राइम एलिमिनेट हुआ है, मैं क्लेम नहीं कर रहा, क्राइम खत्म हो गया, एलिमिनेट हो गया, मैं नहीं कह रहा। क्रिमिनल शार्प हो रहा है, पुलिस भी इंटेलिजेंट हो रही है, और मैं आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा जो देश में शायद बहुत कम लोगों के पास है। मैं आपको एक ऐसी जानकारी अभी देता हूँ, लेकिन आपको बताता हूँ। आपको पता है क्राइम ब्यूरो का एक, आप तो पत्रकार हैं, क्राइम ब्यूरो का एक डाटा है दिल्ली में, क्राइम डाटा बड़ा है, आप प्रूफ कर दीजिए, सारे डाटा आपके सामने हैं। इट इज़ रिड्यूसिंग, इट इज़ कंट्रोल्ड, ठीक है। आज दिल्ली में जो एक्सीडेंट होते थे, ये तो झूठे कैमरे लगाए आपने। दिल्ली में जो स्मार्ट कैमरा लगा है, वो 3500 कैमरा जो लगा है वो किसका है? केंद्र सरकार का। और केंद्र सरकार का जो कैमरा है वो आज की डेट में स्पीड कंट्रोल कर रहा है, ठीक। मैं आपको अपना उदाहरण बताता हूँ। कई बार आदमी लापरवाही करता है। मैं अभी अपनी गाड़ी बेचने गया, ठीक है। जब बैठने गया तो उसने कहा जी आप गाड़ी बेच नहीं सकते। मैंने कहा क्यों नहीं बेच सकते? बोला जी आपके यहाँ पर ऐसे 12 चालान है जिसका आपने भुगतान नहीं किया बब्बर साहब। मैंने उसको ऑनलाइन भुगतान किया, तब मेरी गाड़ी बिकी। अरे भाई इतनी ट्रांसपेरेंसी से काम हो रहा है, आप जान लेंगे क्या? लगाया बब्बर जी, कोई जरूरत नहीं ना सर। देखिए उसका भी सिस्टम बनाया हमने। ये कहा कि चालान जो हो रहे हैं उसको आप भुगतान करो ऑनलाइन, कोई बात नहीं। आप कहते हो जी मेरी ये थी, उसके लिए हर महीने के बाद 1.5 महीने के बाद लोक अदालत लगती है। आप उसमें जाइए, एप्लीकेशन देखिए, वो जो बैठते हैं या तो वो फाइन को आधा कर देते हैं या माफ़ कर देते हैं। वो जज साहब मजिस्ट्रेट की ताकत है उनकी, वो करते हैं। इससे अच्छा काम क्या हो सकता है सर? और पता है आपको दिल्ली में एक्सीडेंट जो मौत है वो 50% कम हो गई इन्हीं कैमरास के कारण। अब मैं आपको पुलिस के बताता हूँ। इस देश में पहली बार अब हम FBI के बराबर हैं। कैसे हैं? जो क्रिमिनल 2 करोड़ से ज़्यादा जिनका ट्रैक रिकॉर्ड था, ठीक है, उस ट्रैक रिकॉर्ड, उनके जो फिंगरप्रिंट थे वो सब मैनुअल थे, ठीक। भाई साहब ये कहना आसान है, डिजिटलाइज होगा। आपने तो एक लाइन में बोल दिया, जान निकल गई सरकार की। 2 करोड़ क्रिमिनल्स के हमने फिंगरप्रिंट कर दिए डिजिटलाइज। अगर कोई राजस्थान से आके दिल्ली में क्राइम कर जाए, कोई दिल्ली का जाके क्रिमिनल राजस्थान क्राइम कर दे, मध्य प्रदेश क्राइम कर दे, वो थानों में इंक्वायरी करते करते कभी फिंगरप्रिंट मिला ही नहीं पाते थे। मतलब एक क्रिमिनल के फिंगरप्रिंट दिल्ली में थे, उसने जाके मध्य प्रदेश में क्राइम कर दिया। मध्य प्रदेश के पास कोई सिस्टम ही नहीं था कि वो जाके दिल्ली वाले से चेक कर ले। यानी क्रिमिनल बड़ा लिबर्टी से क्राइम कर रहा था, क्योंकि वो यहाँ पर एक्स नाम से क्राइम करता था, वहाँ वाई नाम से क्राइम करता था, वहाँ ए नाम से क्राइम करता था, वहाँ से बी नाम से क्राइम करता था। तो ऐसे करते हुए घूम रहा था। आज भाई साहब FBI के बाद विश्व में दिल्ली देश की जो पुलिस है अमित शाह जी के नेतृत्व में, पहली पुलिस है जिसने 2 करोड़ से ज़्यादा क्रिमिनल के फिंगरप्रिंट डिजिटलाइज कर दिया है। आज अगर किसी ने बंगाल में क्राइम किया है और वहाँ पर हमारी फिंगरप्रिंट टीम पहुँची है, एक बटन पर यानी 6 सेकंड में हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्रिमिनल। सर चलिए मैं कहता हूँ आपकी अगर सरकार आ जाती, आपकी मतलब बीजेपी की सरकार आ जाती है इस बार, दिल्ली के खड्डे कम होंगे, बहुत गाड़ियों के एक्सल वक्सल बहुत खराब हो रहे हैं। 60,000 देखो आपके जो पैसे बचेंगे, आपकी गाड़ी का भी एक्सल खराब हुआ होगा तभी आपका दर्द बोल रहा है।
आप जो है ये मान के चलो कि 60,000 किलोमीटर हमने हाईवे बना दिया, ठीक है, तो दिल्ली की सड़कें बनाना क्या है? और दिल्ली में भी जो केंद्र से जुड़ी सड़कें हैं आप देखो चमचम चमक रही हैं, कोई गड्ढा है? NH8, मैं गडकरी साहब को सल्यूट करता हूँ। NH8 पे सर गडकरी साहब को तो हर पार्टी सैल्यूट करती है, मैं- पार्टी से भी बढ़ गया, वो तो मैं- अलग ही है, मैं वो तो काम- एलियन है, ना, ना, वो तो ना, बहुत बढ़िया काम करता है, वो तो नहीं, एलियन है। नहीं, मैं काम की बात कर रहा हूँ यार। देखो नाम से ज्यादा काम की बात करते हैं भाई। आप ये देखो, हम धौला कुआं से लेफ्ट मुड़ते थे एयरपोर्ट की तरफ, ठीक है, 25 मिनट का जाम था, ठीक है। किसी ने नहीं सोचा, मैं आपको इसकी भी रियल कहानी बता रहा हूँ, किसी ने नहीं सोचा कि यार अगर ये मुझे 100 मीटर का लेफ्ट कट मिल जाए तो ये सड़क खुल जाएगी। हर आदमी इस सोच में रुक गया ये जगह आर्मी के पास है। हमारा मंत्री उठ के आर्मी चीफ के पास चला गया वहाँ पे और बोला सर आपके कारण आप अगर हमें 100 मीटर जगह दे देंगे तो हम सारे पब्लिक का भला कर देंगे। तुरंत वो जगह मिल गई, हमने LG साहब ने उसमें पूरा कंट्रीब्यूशन किया। आज आप देखिए वो कट ठीक करने से कितने लाखों का तो फ्यूल बच रहा है रोज का और कितना समय बच रहा है। तो विल पावर वाला आदमी चाहिए ना। ये क्या काम है? दिल्ली क्या है? इतनी सी दिल्ली है जो 150 करोड़ के देश को, ठीक है, जो आदमी 150 करोड़ के देश के लिए दीवानेपन से काम कर रहा है विकास को लेके, उसके लिए 1.5 करोड़ की दिल्ली संभालना क्या है? हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला दी, एक तो कलेश खत्म, सिरदर्दी खत्म, ये नहीं काम करने दे रहा, ये नहीं काम करने दे रहा। अच्छा तू ये कहता है ना ही मुझे काम नहीं करने दे रहा है, अरे जब तूने रोना ही है अब तू, अच्छा क्या गारंटी है इस 5 साल में, मान ले तेरी सरकार आ गई, तो IIT एक मिनट सुनिए, इस बात का उत्तर लो भाई साहब। तेरी सरकार आ गई, केजरीवाल की सरकार आ गई, क्यों नहीं झगड़े होंगे? ऊपर तो हम ही बैठे हैं। तेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं, हम झगड़े नहीं करते। हमारी जो संस्कृति है वो बड़ी अलग है। मैं आपको राजनीतिक संस्कृति का उदाहरण देता हूँ और भाई साहब इस उदाहरण को हमें नए नेताओं को, नई जनरेशन के नेताओं को देना पड़ेगा। वो किसी भी पार्टी में, मैं अपनी पार्टी में भी जो लोग फालतू बोलते हैं मैं उनको अप्रिशिएट नहीं करता हूँ, ये तरीका ठीक नहीं है। जब आप पब्लिक फिगर होते हैं तो आप क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस तरीके से बदतमीजी करके बोलेंगे कोई भी आदमी हो, वो ठीक नहीं है, वो राजनीति का शॉर्टकट है, वो लॉन्ग टर्म नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ साहब, दिल्ली मेट्रो का नींव मेरे घर पे बैठ के खुराना साहब ने पहली बार लक्कड़ का मॉडल देखा था, मैं उसका विटनेस हूँ। लक्कड़ का 93 की बात है। खुराना साहब मेरे घर पे थे मेरे पिताजी के साथ, एक आदमी लक्कड़ का मॉडल लेके आया, उसने खुराना जी को कहा कि देखिए ये ना ऐसे दिल्ली में मेट्रो चल सकती है, ये मेट्रो जो है ऐसे पिलर के ऊपर चल सकती है। उनके दिमाग में क्लिक हो गया कि ये ट्रैफिक को बचाएगा। ऑटोनोमस बॉडी बनवाई, वाजपेयी जी से पहला बजट लिया और उसको पावर दी कि मेट्रो का काम, एक्ट किसने बनाया मेट्रो का इस देश में, जो आज पूरे हर सिटी में मेट्रो पहुंची है, वो कैसे पहुंची है? वो बीजेपी के एक लीडर का विजन था, ठीक है, और वाजपेयी जी, राइट। अब जब वो एक्ट क्रिएट कर दिया और उस एक्ट में ये हो गया कि आप मेट्रो के काम को रोक नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट भी उसको रोकेगा नहीं, मेट्रो की इज़ अ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो ठीक है, मेट्रो बन गई भाई साहब। बनने के बाद, मैं आपको संस्कृति की बात बता रहा हूँ भाई साहब, बनने के बाद मेट्रो सब तैयार हो गई। जब मेट्रो को पहला जो शादरा वाला जो इनॉग्रेट करना था तो प्रधानमंत्री जो थे वो वाजपेयी जी थे। शीला दीक्षित ने तो मेट्रो के लिए कुछ किया ही नहीं था। शीला दीक्षित आई और डेट ऑफ वेलकम वाला जो था वो डेट ऑफ इनॉग्रेशन आ गया। अब देखिए राजनीतिक संस्कृति क्या है। बहुत सारे लोगों ने वाजपेयी जी को सुझाव दिया, साहब हमने बनाया, हम इनकी मुख्यमंत्री को क्यों ले जाएं? कह रहे ना ना ना, उद्घाटन है, जो भी मुख्यमंत्री है संवैधानिक पद पे आया है उसका सौभाग्य है। और उद्घाटन में वाजपेयी जी ने शीला दीक्षित को निमंत्रण दिया और शीला दीक्षित ने इनॉग्रेशन किया वाजपेयी जी के साथ। तो ये तो संदीप दीक्षित जी भी कहते हैं, क्योंकि उनका पॉडकास्ट भी मैं सुन रहा था कि वाजपेयी जी से कई काम करवा के ले आते थे शीला जी, कई काम करवा के ले आते थे। क्योंकि जनता, सर समझिए, जनता के आज भी आपको क्या लगता है
कि केजरीवाल ने पिछले 10 साल में अगर प्रयास किया होता और वो मोदी जी या अमित जी के पास में देश के दिल्ली के लिए नहीं जाता, काम करने के लिए अगर जाता, तो क्या उनको समय नहीं मिलता है? सबको समय मिलता है। आज जो अपोजिशन के सीएम है वो आकर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? सबको समय मिल रहा है, किसको समय नहीं मिल रहा है? नीतीश कुमार जी तो अब हमारे साथ थे, जब हमारे साथ नहीं थे तो भी आके मिल रहे थे, सबने देखा, टीवी स्क्रीन पे रिकॉर्ड है। तो भाई सबको पता है। तो मैं आपको ये राजनीतिक संस्कृति की बात बता रहा हूँ। इस राजनीतिक संस्कृति को इस आदमी ने खराब किया है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। सुषमा स्वराज लीडर ऑफ अपोजिशन थी, ठीक? सुषमा स्वराज जी ने जनक सेतु का उद्घाटन किया। महाबल मिश्रा यहाँ कांग्रेस का सांसद था, तो हमारे मेयर ने महाबल मिश्रा का नाम नहीं लिखा। उन तक ये बात पहुंची, उन्होंने कहा भाई नहीं, मैं उद्घाटन करने आऊंगी, आप स्थानीय सांसद का नाम जरूर लिखो, पत्थर पे लिखो और उसको बुलाओ भी। महाबल मिश्रा को बुलाया भी गया और वो साथ में उद्घाटन में बैठा भी। ये राजनीतिक संस्कृति है। इस राजनीतिक संस्कृति की हत्या केजरीवाल ने करी। सर का सब मिले हुए हैं, तो वो कह रहे सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं, काम नहीं करने देते, सब मिले हुए हैं। उनका तो सर एक पेट डायलॉग सा हो चुका हुआ है कि सब आप मिले एक हुए उनकी हैं। वीडियो निकाल दो जिसमें उन्होंने कोई देश का, राजीव गांधी, राहुल गांधी चोर, सोनिया गांधी चोर, ठीक, उसके बाद लालू प्रसाद यादव चोर, उसके बाद वो झारखंड का मुख्यमंत्री चोर, फिर XYZ चोर, जिनको उन्होंने चोर कहा, उनके साथ सबके साथ पार्टनरशिप करके काम कर रहे हैं। क्या बचा है? उनके बोलने का क्या क्रेडिबिलिटी? कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। कुछ भी बोल दो। आज केजरीवाल क्यों चुनाव हार रहा है? क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। आपने जनता में जो बोला वो आपने नॉन सीरियस तरीके से बोला, आपने उसको पूरा नहीं किया, आप उसको पूरा करके दिखा नहीं पाए, इसके कारण से ये हुआ। राजीव जी, मैं आपकी बहुत लंबी बात होगी, वापस लास्ट एंड में आते हैं दिल्ली के ऊपर। दिल्ली के लिए 5 ऐसी बातें अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो करेगी, और अगर सरकार ना बन पाई तो भी आप कोई गारंटी दे के जाओ कि ये दिल्ली वालों को मिल जाएगा, क्योंकि सड़कें तो बहुत बुरी हालत है दिल्ली की सर। देखिए यार, दिल्ली के अंदर की मैं क्यों झूठ बोलूंगा आपसे? पहली बात तो सरकार बन रही है, ना बन रही है ये मैं मानता ही नहीं हूँ। नहीं, क्योंकि आईपैक के सर्वे में 24 सीटें आ रही हैं। आप आईपेक का सर्वे तो आम आदमी पार्टी का सर्वे है ना, आप जनता के सर्वे में जाइए। ये दिल्ली महाराष्ट्र 2 होने वाला है। मेरी बात को नोट कर लीजिए आज की डेट लेके। ईवीएम सेट है क्या सर? नहीं, ईवीएम अगर सेट होती, अब इनसे पूछो अपोजिशन वालों से, फिर तुम झारखंड क्यों जीत गए? सर कोई कह रहा था वही वाली मशीनें आ रही है जो हरियाणा में लगाई थी, वही आ रही है जो महाराष्ट्र में लगाई थी, वही मशीनें अरे दिल्ली में भाई, आई हैं। सेम चुनाव तो झारखंड में हुआ, हम नहीं जीते, ठीक है ना? तो अच्छा, और छोड़िए, ईवीएम सेट है जी, तो क्या हमने लोकसभा में अपनी सीटें 60 कम करने के लिए ईवीएम सेट किया? क्या बहुधा है? यही मैं कह रहा हूँ सर, ये अर्बन नक्सलाइट लोग आ गए। अगर कोर्ट इनके फेवर का ऑर्डर कर दे तो हम न्यायिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं। अगर कोर्ट इनसे कहे कि तुम निकम्मे हो, तुम्हें आयुष्मान लागू करना चाहिए और तुम्हें करके देना है, तब ये सुप्रीम कोर्ट में स्टे लेने चले जाते हैं। तो कोर्ट जो है वो बाइस्ड है। अगर ये चुनाव जीत जाएं तो शांति, अगर ये चुनाव हार जाएं तो ईवीएम बिक गई। आप देखो, कोई संवैधानिक संस्था इस आदमी ने, मैं तो ये बोलता हूँ कि किसी संवैधानिक संस्था का शब्द तो गलत है, पर फिर भी मैं बोल रहा हूँ, कोई ऐसी संवैधानिक संस्था नहीं है जिसका केजरीवाल ने बलात्कार करने की कोशिश ना करी हो। ये बड़ा इल्ज़ाम मैं लगा रहा हूँ सर। सच्ची में बहुत बड़ा है, बड़ा इल्ज़ाम है, ये बड़ा इल्ज़ाम है भाई साहब। मैं ठीक इल्ज़ाम लगा रहा हूँ इस आदमी पे। ये इस तरीके का बेईमान आदमी है जो किसी संस्था पर यकीन नहीं करना चाहता। इसको लगता है सारे चोर हैं। मैं ईमानदार हूँ, बात खत्म, मैं ईमानदार हूँ, मुझे ईमानदार मानो, क्योंकि मैं नियत से ईमानदार हूँ। हाँ, मैं नियत से ईमानदार हूँ, और इसीलिए मैंने जो है एक के साथ एक फ्री चला दी थी दिल्ली में दारू। और आपको पता है, ये दिल्ली वाले किसी को नहीं पता है। मैं आपको टेक्निकल विषय बताता हूँ। एक के साथ एक फ्री चली क्यों? वो 5%, वो 12% की गेम थी। नहीं भाई साहब, मैं आपको बताता हूँ सर। इन्होंने एक जोन से मिनिमम गारंटी ली है, आपको भी नहीं पता होगा भाई साहब, और दिल्ली के 90% से ज़्यादा लोगों को ये बात नहीं पता, बल्कि 95% से ज़्यादा लोगों को ये बात नहीं पता। आप उसको पढ़िए साहब। इसने क्या रूल बनाया, एक्साइज जो है वो लगभग 300% से ऊपर होती है शराब के ऊपर।
इसने कहा कि मैं आपसे मिनिमम गारंटी आपके जोन की ले रहा हूँ 250 करोड़, सपोज एक उदाहरण। अब 250 करोड़ जब आपने मुझे दे दिया, जो आपने 12 महीने में दे दिया, मान लो आपने अगर मुझे 9 महीने में दे दिया, उसके बाद जितनी दारू आप बेचोगे, आप समझो ये क्यों हुआ एक के साथ एक फ्री, जितनी दारू आप बेचोगे उस पे टू सिंप्लीफाई द टैक्स एक्साइज विल बी 1%। ये किसी को नहीं पता, एक आदमी नहीं बताएगा आपको ये बात। आफ्टर द मिनिमम एक सम गारंटी, अमाउंट रिटर्न होने के बाद, सुनिए भाई साहब, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़े ध्यान से। आपने जो सरकार को कमिट किया वो अगर आपने पूरा कर दिया, उसके बाद 1% एक्साइज लगेगी, यानी इसका मतलब आप जो हो शराब वाले माला माल हो जाओगे, जिसमें से इसका इसमें किकबैक मिलेगा इसको। अब जब बिजनेसमैन ने कैलकुलेट किया, और जिसके साथ में मैन्युफैक्चर भी कंट्रोल में था, जो कि एक्साइज पॉल की सबसे बड़ी जिसे कहना चाहिए फ्लॉ थी, अब उस आदमी को ये समझ में आ गया कि अगर मैंने रिवेन्यू जल्दी इकट्ठी कर ली, उसके बाद तो मैं बादशाह हूँ, यानी मेरा मुनाफा तो 300% से ज़्यादा होगा। यानी मैं अगर मैं 100 रुपये की बोतल बेच रहा हूँ, उस 100 रुपये में पानी जो होगा वो 25 रुपये का हो, 75 रुपये मुनाफा हो जाएगा, क्योंकि 1% रह जाएगी एक्साइज। उसने उस कैलकुलेशन को गिना एज ए बिजनेसमैन, और एक के साथ एक फ्री निकाल दी। ये है एक से एक फ्री। सारे घाटे में चले गए, जेल भी गए और घाटे में भी गए। देखिए वो तो बाद में गए, लेकिन जो एक के साथ, जिनके पास मैन्युफैक्चर कंट्रोल था उस जोन ने निकाल दी, जिसके पास नहीं था वो जोन नहीं निकाल पाया। तो जब लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म हुई तो पॉलिसी जो है कोलैप्स होके गिर गई, तो इन्होंने पॉलिसी वापस ले ली। ये है शराब पॉलिसी। उस भ्रष्टाचार में 2 से 12% कमीशन की सबको पता है। यानी आप एक चीज़ और समझो ना साहब, कोविड के समय में कमर्शियल दुकानदार, पान वाला, छोटा दुकानदार की बात कर रहा हूँ, किराने वाला, छोटी दुकानदार वाला, जिसको आप मिनिमम चार्जेस बिजली के लगाते हो 2 किलोवाट के, 4 किलोवाट के, 5 किलोवाट के, उसने हाथ जोड़ लिए, यार ये कोविड के समय के मेरी दुकानें तो बंद रही, भैया तुम मुझे माफ़ कर दो। कर सकते थे ना तुम माफ़, तुम तो माफ़ी के चैंपियन हो, तुम तो फ्री बीज के चैंपियन हो। वो हाथ जोड़ते रहे दुकानदार कि भाई जो मेरे कमर्शियल चार्जेस है, मेरी दुकान ही बंद रही, मेरे से मिनिमम, मैंने बिजली का एक बल्ब नहीं जलाया, मेरी दुकान लॉकडाउन में बिल्कुल बंद रही, मुझे कम से कम उस पीरियड को तो मेरे को माफ़ कर दो मिनिमम। वो तो तुमने नहीं माफ़ किया। 36,000 बिल पे किया। सुनो मेरी बात तो सुनो भाई, वो तो आपने माफ़ कर दिया, माफ़ किया नहीं। और जो 180 करोड़ है जो एयरपोर्ट वाला है, ठेके वाला, उसको तुमने कोविड का बहाना लेके माफ़ कर दिया। तो भाई तुम्हारी नीयत तो बेईमान है, वो सामने दिख रही है। तो सर ये शराब घोटाला और ये सब जो हुआ है, दिल्ली के अंदर यमुना के 4000 करोड़ मिले, सफाई कुछ नहीं हुई। और हम तो ये नहीं कह रहे भाई साहब, आपको और कहता हूँ, आप अपने कैमरा टीम को साबरमती बैंक पे ले जाओ, वही नदी है, साफ़ हो रही है। आज जिसमें हिम्मत है जाओ प्रयागराज, गंगा जी देखो, दूर सीवर प्लांट लग रहे हैं, नाले साफ हो रहे हैं, उसके बाद पानी गंगा जी में जा रहा है, गंगा जी साफ हो गई वहाँ पे। तो यमुना कब साफ हो पाएगी? ये होगी ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, अगले चुनाव से पहले साफ होगी, ना हो तो आप पकड़ लेना हमें। इसी केजरीवाल 15 में कह रहे थे, 15 से 20 आई, 20 से 25 आई, 25 से 30 आ जाएगी। सर देखो, मेरा नाम राजीव बब्बर है, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, मैं केजरीवाल नहीं हूँ। तो 100% होगी जब कह रहा हूँ। हमने काम किया, हमने डिलीवर किया, हम करके देंगे। जो 2 किलोमीटर हाईवे हमें क्या चाहिए? आप किसी लड़के का रिश्ता करने जाते हो तो उसको कहते हो ना, उसकी फैमिली बैकग्राउंड चेक करो। फैमिली बैकग्राउंड में क्या चेक करते हो आप? यार ये कैसे लोग हैं, पहले कैसे काम किया, वादा पूरा करते कि नहीं करते थे, काम ठीक है कि नहीं है, पहला रिकॉर्ड क्या है? आपके पास फ्यूचर होता है? नहीं होता ना, पहला रिकॉर्ड चेक करते हो ना। तो यार आप हमारा पहला रिकॉर्ड चेक करो ना। 2 किलोमीटर हाईवे बनता था, आज 30 किलोमीटर 39 किलोमीटर हाईवे रोज बन रहा है रोज। तो चेक करो यार, सड़क बनाने की ताकत है कि नहीं है? हमने रिवर फ्रंट साबरमती साफ किया, हम यमुना भी साफ करके देंगे। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो ना जी। हम बहनों को जो कह रहे हैं, हमने वो उड़ीसा में भी दिया है, हमने महाराष्ट्र में भी दिया, आप चेक करो। फिर हमारे से मध्य प्रदेश में भी दिया, उस पर आप हम पे यकीन करो। जो हमने कहा है, अगर हम आपको कह रहे हैं झुग्गी वालों को घर मिलेंगे, हमने 15 करोड़, अगर हम कह रहे हैं कि साफ पानी मिलेगा, तो हमने 15 करोड़ 30 लाख घरों में साफ पानी ऑन रिकॉर्ड दिया है, आप चेक करो। आयुष्मान स्कीम है, 7.5 करोड़ को दी है, आप चेक करो। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है साहब, गारंटी पूरा करने की गारंटी। मोदी, आप एक लास्ट लाइन सुन लीजिए सर, मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरे होने की गारंटी। तो जो हमने कहा है, अब जनता डिसाइड करेगी सर, मोदी जी की गारंटी को देती है या केजरीवाल जी की रेवड़ी को? देखिए जनता से हमारा, देखिए क्या है कि
राजनीति में कभी एरोगेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे केजरीवाल साहब क्लेम करते हैं, हम वैसे क्लेम नहीं करते, लेकिन नहीं तो मना कर रहे, इस बार नहीं लिख रहे वो। लेकिन मैं बताता हूँ, मैं तो बहुत झुक के ये बात करता हूँ। जो जनता की आंखों में भारतीय जनता पार्टी के लिए विनम्रता मुझे दिख रही है, जो सहजता मुझे दिख रही है, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जनता के आशीर्वाद के कारण हम दिल्ली में सरकार बना रहे हैं। राजीव जी, लास्ट क्वेश्चन करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मेरे ना पीछे कैमरामैन बैठे हैं, ओंकार जी, बाकी 2 जी और बैठे ये भी खड़े हैं। ये कह रहे हैं यार बीजेपी पता नहीं हमारा कैसा करेगी, सिखों में विश्वास नहीं है, ये वो बातें लोग कहते हैं। ये भी ग्राउंड पे जाते हैं ना, मेरे 400 बज जाते हैं ग्राउंड पे, कहते हैं यार थोड़ा सा विश्वास की कमी है। देखिए आप मेरी बात सुनो, हमें वो विश्वास बनाना है, वो किसकी ड्यूटी है? भारतीय जनता पार्टी की ड्यूटी है। हम उसके लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ कौन, हमारे प्रधानमंत्री जी। हमारे प्रधानमंत्री जी सिखों के लिए इतना ईमानदारी से काम क्यों कर रहे हैं, उसका भी एक कारण है। देखिए, जो जिस समाज में करीब रहता है वो उस समाज के दर्द को, उनकी फीलिंग को समझता है। प्रधानमंत्री जब कार्यकर्ता के रूप में, पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में हरियाणा पंजाब में काम कर रहे थे, तो वो ऑर्डिनरी कार्यकर्ता के जैसे काम कर रहे थे। तो वो नीचे के पंजाबी समाज में नीचे ज़मीन में घूमे हैं, वो सिख समाज में नीचे घूमे हैं। उनको पता है कि सिखों की साइकी क्या है, सिखों को क्या चाहिए, और उस इंटेंशन से वो काम कर रहे हैं। आपको मैं 2-3 बड़े भावनात्मक इशू बताता हूँ, और मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। प्रधानमंत्री 1984 होने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में श्री साहब के साथ, जिनको साधारण लोगों को समझ, सिख तो समझ जाएंगे मेरी बात, श्री साहब तलवार जिसे हाँ, जिसको आप कृपान बड़े वाली कहते हो, हाँ जी, उसके साथ में कोई ग्रंथी, कोई सिख लीडर प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं घुसा। जब कांग्रेस का प्रधानमंत्री भी था तब भी नहीं घुसा, कि एसपीजी कहती है खतरा है, नहीं घुसना है। हमारे प्रधानमंत्री जी 10 बार सिख नेताओं से मिले, और 10 बार ग्रंथियों से मिले, और सबकी श्री साहब, सर मैं अब यहाँ पे कुर्बान, आपको एक मिनट रुको थोड़ा- हाँ जी, हाँ जी, पीएमओ में अलाउ करी, हाँ जी, तो ठीक है ना जी। तो इससे आदमी का पहले तो श्रद्धा और भाव क्लियर होता है, आप इस बात को मानेंगे, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, सब मानते हैं इस बात को। फिर जो सिखों के लिए काम हुए, करतारपुर कॉरिडोर का काम हुआ, कैसे एनर्जी लगा के मोदी जी ने किया, किस भाव से किया है, क्योंकि वो समझते हैं कि हजारों गुरुद्वारे में, ठीक है, रोज सुबह की अरदास में, गुरुद्वारों की संभाल की हम अरदास करते हैं, जिसमें करतारपुर साहब भी आता है। वो करतारपुर साहब जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है, ये मोदी ने समझा, तभी करतारपुर कॉरिडोर बना, और उसके लिए बजट किसने दिया? केंद्र सरकार ने दिया, सबको मालूम है, मोदी जी ने दिया। मैं जब यहाँ पर 2014 में सरकार बनी, तो जाते ही मैं राजनाथ जी के पास एक डेलीगेशन लेके गया, वो होम मिनिस्टर थे, 127 करोड़ रुपया 84 के परिवारों को दिया। अभी जो नौकरियां रुकी हुई थी, अभी 100 नौकरियां मैंने दी, 434 की लिस्ट है मैंने, मतलब हमारी सरकार ने दी, हमारी सरकार ने उसको, और क्या है, वो सब नौकरियां रुकी हुई थी, और दिल्ली सरकार के कागजों में रुकी हुई थी, केंद्र सरकार के कागज में नहीं। हमने स्पेशल परमिशन लेके एलजी से एग्जाम्पशन लेके वो काम कराया। जब हम करा सकते तो तुम क्यों नहीं करा सकते? तो ये विश्वास। सर सिखों में कहाँ दिक्कत है, मैं वो बता दूं, बताओ। सिख मेरे से सिखों के बीच में नॉन सिख मैं कोई और रहता भी नहीं है जी, नहीं मैं भी उसमें हूँ, आप चिंता मत करो। तो सर मैं ऐसे पत्रकार की बात कर रहा हूँ, आप तो ऐसे पॉलिटिशियन, मैं नॉन सिख पे पत्रकार बात कर रहा नहीं, हूँ। मैं आपका इंटरव्यू लेना शुरू हो जाता हूँ, मैं पत्रकार हो जाऊंगा, इसमें क्या है। नहीं तो, मगर आप लोग क्या करते हो सर, 30% सिख साथ रखते हो, सिर्फ 70% तो बाहर छोड़ देते हो, क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? सर नाम ना लिए बिना बोलूं तो आपने सिर्फ एक संगठन ले रखा हुआ है जो आपके साथ चल रहा है, आपका प्रचार कर रहा है, बाकी जो दूसरे संगठन हैं, जो दूसरे पार्टीज हैं, उनको आपने छोड़ रखा हुआ है, एक को ज्यादा पैम्पर कर रहे हो। मोटी बात यह है कि बीजेपी एक संगठन को ज्यादा पैम्परिंग कर रही है। देखिए, मुझे नहीं लगता वो आप कैसे सोच रहे हो, मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारा बड़ा सिंपल है, हम सिखों को इस देश का अभिन्न अंग मानते हैं। हम उनके बलिदान को, चाहे वो आज़ादी के लिए हो, चाहे गुरु साहब का बलिदान जनेऊ बचाने के लिए हो,
हम उसका सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हर रोज उनके ट्रस्ट को जीत रही है, गिर नहीं रहा, बढ़ रहा है। अब वो बढ़ते 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 बढ़ते, मेरी बात को नोट कर लेना, वो बिल्कुल वैसे ही बढ़ जाएगा जैसे खुराना जी के टाइम पे था। ध्यान कर लेना। खुराना जी सबको साथ लेके चलते थे। आप मेरी बात तो सुनो, मैंने क्या बोला आपको। देखिए क्या है कि लीडरशिप ने भी ये समझी है बात, और सबसे बड़ी बात है जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो इसको समझते हैं। अगर वो ना समझते होते तो बात अलग होती। वो इस बात को समझते हैं। उनका मैंडेट ये है कि हमारे जो सिख भाई हैं उनका सम्मान होना चाहिए, उनको प्लेसमेंट मिलना चाहिए। हमने आज 4 सिख भाइयों को टिकट दिए दिल्ली के अंदर, एक कम बात नहीं है, और सारे एस्टेब्लिश लीडर हैं, उनको टिकट दिए। हो सकता है किसी को कोई पसंद हो, किसी को कोई ना पसंद हो, वो पर्सनल चॉइस की बात है, लेकिन पार्टी की लाइन बड़ी क्लियर है। दिल्ली कमेटी के प्रधान टिकट मांग रहे थे, उनको दी नहीं आपने। देखिए ऐसा है, अब आप टिकट मांगने वाले तो यार 70 सीटों तो दिल्ली कमेटी के प्रधान डीएसजीएमसी के प्रेसिडेंट टिकट मांग रहे थे सर। ऐसा इक्वेशन थी। आप समझो मुख्यमंत्री के सामने हमने वहाँ अपना 2 बार का सांसद उतारा है। वो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी होती है। हमने कोई उनकी, मैं नहीं समझता कि हमने उनकी टिकट काटी है। मैं ये मानता हूँ कि हमने वहाँ रमेश को टिकट दी है। दोनों बातों में फ़र्क है। कभी कभी आप किसी का टिकट इसलिए कहते हो कि तू आदमी ठीक नहीं है इसलिए तेरी टिकट काट दी, ऐसा नहीं हुआ है। और हमारी पार्टी के साथ जिसने भी काम किया उसको सम्मान मिला है, उसको हमने छोड़ा नहीं है। वो हमें छोड़ना कोई चाहे तो उसकी इच्छा है, लेकिन हम किसी को छोड़ते नहीं। चलिए सर, मैं यहीं पे विराम देता हूँ। क्वेश्चंस बहुत है, दोबारा पॉडकास्ट करने का मौका मिलेगा, फिर करेंगे। चुनावों के बाद जरूर आपसे पॉडकास्ट करूंगा और पूछूंगा आपसे कि कितनी सीटें आई और क्या प्लानिंग ठीक थी। प्लानिंग इस बार आप बना रहे हैं। आज की डेट नोट करो और 9 फरवरी का आप पॉडकास्ट तय कर लो, बुक कर लो आप स्टूडियो, ठीक है। तो फिर आप मुझे बताओगे राजीव ये बताओ कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मंत्री कौन बन रहा है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखते हैं, मुख्यमंत्री बताते हैं कि विपक्ष में बैठने वाला विपक्ष का नेता बताते हैं। राजीव जी देखते रहिए मेरे साथ पॉडकास्ट विद अमित।